हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, उसमें जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारा यूनिट 3 था, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उसमें हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में बात कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। इनके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप लोगों को आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और जो भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसा कि मैंने आप सबको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो 3 प्रकार के यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है हमारे पास पहला होता है शुगर, दूसरा होता है हमारे पास क्या, दूसरा होता है बेसिस, नाइट्रोजीनियस बेसिस। पहला होता है पेंटोज शुगर। इसमें 2 प्रकार के शुगर थे, मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि एक राइबोज होता है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज होता है। और जो हमारे पास दूसरा बेसिस होता है उसमें 2 प्रकार के बेसिस के अंतर्गत 5 प्रकार के बेसिस पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है हमारे पास चौथा हमारे पास होता है यूरासिल, और पांचवा होता है हमारे पास थायमिन। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार, और हम लोग समझ चुके हैं कि फास्फोरिक एसिड भी होता है। तो अब यहाँ पर समझो, हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी 3 प्रकार के यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और यही 3 प्रकार के यूनिट्स होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर समझो कि जब हमारे पास सुगर्स प्लस बेस और प्लस फास्फोरिक एसिड, तो मैं सीधे फार्मूला लिख देता हूं यहां पर H3PO4। ठीक है, तो यहां पर ये जब तीनों यूनिट्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, लेकिन फोकस करना, लेकिन जब ये शुगर और बेस मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो यह बात ध्यान में रखना कि न्यूक्लियोटाइड में टी है, और टी का ट्राई समझ सकते हैं, तो ट्राई का मतलब होता है 3, तो इस प्रकार ये 3 चीजें मिलकर बनी है। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें 2 ही चीजें मिलती हैं, एक होता है शुगर, दूसरा होता है बेस। और यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में समझा था कि जो हमारे शुगर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राइबोज, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। तो जब राइबोज हमारा न्यूक्लिक एसिड में काम आता है तो वो बनाता है आरएनए। जब राइबोज मिलता है तो आरएनए का निर्माण होता है, जब डीऑक्सीराइबोज मिलता है तो डीएनए का निर्माण होता है। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखो यहां पर और भी चीजें हम बताते हैं। तो जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण सबसे पहले होता है, यहां पर फोकस करना कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण पहले नहीं होता, पहले न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा आसान शब्दों में बताऊं तो आप लोग देखते होंगे मूवियों में विलन्स कोई और होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये विलन है।
ठीक है, कई बार ऐसे मूवियों में देखा गया है। तो जो हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो मेन विलन है, लेकिन हमें लग रहा है कि न्यूक्लियोसाइड्स विलन है, तो इसलिए हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो अब आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियोसाइड्स, और इसके बाद हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं पहले न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। तो देखो, ए न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ अ प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस। ठीक है, मैंने आप सबको पहले भी बताया कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड्स होता है वह प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस से बनता है, और इसमें शुगर भी होता है। टू व्हिच अ शुगर बोथ का मतलब दोनों प्रकार के शुगर से, चाहे वह राइबोज हो या डीऑक्सीराइबोज हो, दोनों ही प्रकार के शुगर से और दोनों ही प्रकार के बेसिस यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन टाइप के बेसिस से यह रिएक्शन करते हुए न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। इज अटैच्ड थ्रू अ बीटा लिंकेज, उनमें जो लिंकेज होगा वो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, वह बीटा लिंकेज की सहायता से बनता है। पहले यहाँ पर कुछ चीजें नोट कर लो, आप लोग कॉपी में इन चीजों को नोट करना है, और इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, यानी कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर पहले इतनी चीजें फोकस करो। अब देखो, यहां पर हमारा न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो चुका, लेकिन अब इसमें हम समझने वाले हैं कि प्यूरिन में न्यूक्लियोसाइड्स का कैसे निर्माण होता है और पिरिमिडीन में कैसे न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो यहां पर लिखा है इन प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, जो हमारा प्यूरिन की सहायता से न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होगा, उसमें हमारा C1 ऑफ शुगर, जो हमारा शुगर का पहला कार्बन होगा, उससे इज अटैच्ड टू N9 ऑफ प्यूरिन्स। मतलब क्या कहता है कि जो हमारा शुगर है उसका जो पहले नंबर का कार्बन है वह कार्बन, और जो हमारा पिरिमिडीन है, नहीं सॉरी, जो प्यूरिन्स है उसका जो 9 नंबर का नाइट्रोजन है, उनके बीच एक बॉन्ड का निर्माण होता है, और इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये जो चीजें अभी मैंने बोला ये अभी आपको हम रिएक्शन के तौर पर पूरा डिटेल में समझाएंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। यहां पर आगे फिर क्या कहता है कि इन पिरिमिडीन, जो हमारा अभी हम लोगों ने प्यूरिन किससे रिलेटेड समझा, पिरिमिडीन से रिलेटेड समझते हैं। इन पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स द C1 ऑफ शुगर, इसमें भी C1 शुगर के C1 और N1 ऑफ पिरिमिडीन, जो हमारा पिरिमिडीन है उसका N1, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, और इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कैसे हम इनका नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द नेम ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स एंड इन ओ साइन। मतलब क्या है समझो, कि जब हमारा शुगर और प्यूरिन एक दूसरे से जुड़े एक बॉन्ड की सहायता से, बीटा लिंकेज की सहायता से, तो इस प्रकार जो उस प्रोडक्ट का नाम होगा उसमें हमारा सबसे पहला बेस का नाम आएगा, उसके बाद हमारा ओ साइन जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब हमारा पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होगा तो पहले बेस का नाम आएगा, उसके बाद आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, ये दोनों चीजें और ये सभी चीजें मैं आप सबको रिएक्शन के तौर पर समझाऊंगा, तो वहां पर डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इनके रिएक्शन पर बात कर लेते हैं, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 खत्म, गॉन। तो अब चलिए यहाँ पर कुछ चीजें और मैं लिखवाता हूं, उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, जो मैंने आप सबको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा था कि एक हमारा प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस रहेगा और एक शुगर रहेगा, यही दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लेंगे, और वह न्यूक्लियोसाइड का निर्माण बीटा लिंकेज की सहायता से होता है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास शुगर दो ही प्रकार के हैं, एक राइबोज है और दूसरा डीऑक्सीराइबोज है। जो राइबोज होता है वह जब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है तो वह बनाता है आरएनए, और जब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बनाता है तो वह डीएनए बनाता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले राइबोज के बारे में। तो राइबोज का स्ट्रक्चर मैंने आप सबको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो यहां पर हम इसके स्ट्रक्चर को डायरेक्ट ड्रा करते हैं।
ठीक है। ये हमारे पास राइबोज है, OH ग्रुप ऊपर रहेगा, H ग्रुप नीचे रहेगा। ये हमारे पास बीटा डी राइबोज है और यहाँ पर भी H रहेगा, यहाँ पर भी OH रहेगा, OH एंड H एंड यहाँ पर हमारे पास रहेगा H और यहाँ पर रहेगा CH2OH। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है शुगर, जिसे हम कहते हैं डी माइनस राइबोज। क्या कहते हैं, डी माइनस राइबोज। ठीक है, जो अभी थोड़ा एक्सटर्नल आवाज हुई थी उसके लिए उसको इग्नोर करना, यहाँ पर फोकस करो। ये हमारे पास डी माइनस राइबोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं एक बेस ले लेता हूँ, चलो मैं पिरिडीन से रिलेटेड बेस ले लेता हूँ, सॉरी प्यूरिन से रिलेटेड बेस ले लेता हूँ, जिसमें हम एडेनिन का ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो एडेनिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रहेगा एक नाइट्रोजन और यहाँ से होते हुए ये हमारे पास अगेन नाइट्रोजन होता है और ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास NH2 होता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास एक रहेगा नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा N और यहाँ पर रहेगा H, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनते हुए जुड़ेंगे और यहाँ पर भी हमारे पास ये ऐसे रहेगा। तो ये हमारे पास है एडेनिन, ये हमारे पास है डी माइनस राइबोज। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, एडेनिन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इनसे कैसे बेस का निर्माण होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर इनको मत लिखना, जो यहाँ पर मैं लिखवाने वाला हूँ उसको लिखना है आप सभी को डायरेक्ट, लेकिन मैं समझाता हूँ कि कैसे निर्माण होता है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, जो चीजें लिखी हुई थी उन्हीं चीजों से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये प्यूरिन है और हमने थ्योरी में लिखा था कि प्यूरिन का N9 जुड़ता है, यानी कि ये जो हमारे पास N है वह 9 नंबर का है। मैंने आप सबको गिनकर भी बताया था कि यह कैसे 9 नंबर पर आता है। तो ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप है और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन 9 नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रकार यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। वह कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड अगेन नाइट्रोजन एंड ये ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा NH2 एंड यहाँ पर हमारे पास रहेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास रहेगा ऑक्सीजन एंड ये हमारे पास एक शुगर का स्ट्रक्चर आप सबके सामने दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन OH ग्रुप एंड OH ग्रुप हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ रहेगा CH2OH। आप लोग देख सकते हैं क्या मैंने किया कि ये हमारे पास एडेनिन ग्रुप है। फोकस करना, दिमाग लगाओ, ये सभी चीजें नई नई चीजें हैं तो आप सबको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर बारीकी से समझेंगे तो आगे के लिए भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि DNA और RNA में यही सभी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। और यह भी फोकस करना कि अभी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, जिसमें हमारे पास केवल बेस और शुगर मिलेंगे, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड पर बात करेंगे तो वहां पर बेस भी मिलेगा, शुगर भी मिलेगा और फास्फोरिक एसिड भी मिलेगा। तो इसलिए पहले यहीं पर समझ लो, क्योंकि यह बेसिक है, अगर बेस को मजबूत करोगे तभी आगे फाउंडेशन खड़ा हो सकता है। तो इसलिए यहां पर फोकस करो। यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास शुगर है। बेस का जो नाइट्रोजन N है, 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है, चूंकि यह प्यूरिन का स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें 9 नंबर के नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
यह हाइड्रोजन इस शुगर जो हमारे पास डी माइनस राइबोज है, इसका जो कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप जुड़ा है, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाने शुरू कर देते हैं। और जब यह बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो वहां पर H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और इस प्रकार ये दोनों डायरेक्ट यहां से ऐसे होते हुए जुड़ जाते हैं, जैसा कि यहां पर स्ट्रक्चर आप सबको दिख रहा है। और यह जो बॉन्ड का निर्माण हुआ है इसे हम कहते हैं बीटा लिंकेज। बीटा लिंकेज, ठीक है। अब देखो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आप सबको बताया था कि जब प्यूरिन की सहायता से निर्माण होगा तो उसमें सबसे पहले बेस का नाम आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एडी, ठीक है। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, एडी केवल लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, ठीक है। एडी केवल लिखेंगे और इसके बाद ओ साइन जुड़ जाएगा, तो एडी ओ साइन, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा और ये आपको स्ट्रक्चर बना भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को पहले आप लोग ड्रा करिए। उसके बाद अभी मैंने आप सबको केवल एक प्यूरिन बेस की सहायता से समझाया है, अब मैं आप सबको समझाता हूं कि एक पिरिडीन बेस की सहायता से कैसे बीटा लिंकेज क्रिएट होता है। तो उस पर भी चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहां पर एक चीज थोड़ा गलत हो गया है, इसे सही कर लीजिएगा। ये हमारे पास एडियोसिन नहीं होता है, ये एडिनोसिन होता है। यानी कि यहां पर जो एडिनाइन है इसमें केवल INE हटता है और इसके बाद ओ साइन जुड़ जाता है, यानी कि एडिनोसाइन, ठीक है। इस प्रकार से यह नाम क्रिएट होता है। मतलब यहां पर N छूट गया है E और O के बीच में, तो ये आप लोग सही कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगला एग्जाम्पल के बारे में। तो हम लोगों ने बात कर लिया डी राइबोज से रिलेटेड और प्यूरिन से रिलेटेड एग्जाम्पल पर। अब हम बात कर लेते हैं डी ऑक्सी राइबोज से रिलेटेड और पिरिमिडीन से रिलेटेड बेस पर एग्जाम्पल से रिलेटेड, ठीक है, जिससे हमारे दोनों ही एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। तो अब देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, अब इस बार हम पिरिमिडीन से ले रहे हैं, तो हम चलो मान लेते हैं साइटोसिन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो हमारे पास साइटोसिन होता है वो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर होता है N और यहाँ पर भी होता है N और ये हमारे पास होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जुड़ा होता है NH2 और हम लोग जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर OH ग्रुप होता है, ठीक। अब देखो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये भी हमारे पास साइटोसिन है और ये भी हमारे पास साइटोसिन है। क्या है, यहाँ पर हमारे पास होता है N और यहाँ पर हमारे पास अगेन N और ये हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होता है हमारे पास NH2 और यहाँ पर होता है हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास होता है H। ये भी हमारे पास एक साइटोसिन है, ये भी साइटोसिन है, ये भी साइटोसिन है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यह बात ध्यान में रखना। अब देखो क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है तो हर बार जो हमारे पास नाइट्रोजन 1 है इसके पास एक हाइड्रोजन चला आता है, और जो यह OH ग्रुप, चाहे वह साइटोसिन हो, चाहे थायामीन हो, चाहे वह यूरासिल हो, ये तीनों एग्जाम्पल में एक डबल बॉन्ड O का निर्माण हो जाता है और एक H जो होता है इसका वह इस नाइट्रोजन के पास चला आता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइटोसिन का एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखो क्या होता है कि जब ये साइटोसिन हमारे डीऑक्सीराइबोज से रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है। कैसे बनाता है कि ये चलो हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक डीऑक्सीराइबोज का एक स्ट्रक्चर आप सबके सामने मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप होता है, पता ही है, ये H ग्रुप होता है, ये भी OH ग्रुप, ये भी OH ग्रुप और ये भी OH ग्रुप और ये भी H ग्रुप, एंड अगेन यहाँ पर होता है हमारे पास H, यहाँ पर होता है CH2OH, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा कंपाउंड, डी राइबोज है, ये डी ऑक्सीराइबोज नहीं है, ये केवल डी माइनस राइबोज है। यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दिए तो ये हमारे पास डी ऑक्सीराइबोज का निर्माण हो चुका, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बीटा लिंकेज ही क्रिएट होगा। तो कैसे बीटा लिंकेज क्रिएट होता है, फोकस करना। यहाँ पर जो हमारे पास N1 है और C1 है,
इनके हाइड्रोजन और इनके OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एक दूसरे से एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हमसे एक H2O मॉलिक्यूल दूर हो जाता है। और जब यह दूर हो जाता है तो यही एक कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं और वह कुछ ऐसे दिखने लग जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर भी अगेन नाइट्रोजन और ये अगेन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास होगा NH2 और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड से जुड़ता हुआ एक ऑक्सीजन दिखने लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन आएगा और ये हमारे पास एक शुगर का कंपाउंड दिखेगा और ये हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे पास लिंकेज है इसे हम कहते हैं बीटा लिंकेज। क्लियर हुई बात। और देखो इसका हम नाम कैसे देंगे, इसमें हम नाम देंगे, सबसे पहले फोकस करना अदरवाइज गलती कर दोगे। यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि हमें पता है ये डीऑक्सीराइबोज है तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे डीऑक्सी, ठीक है। और यहां पर होता है CYTIDINE, यानी कि आप किसी भी बेस को लेंगे तो उसके केवल 3 नाम पहले आएंगे और उसके बाद आयोडीन जुड़ जाएगा और जो हमारे पास ये शुगर है उसका नाम सबसे पहले थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट होगा। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार हम इसके नाम को भी रखते हैं। तो आप लोग ये प्रोडक्ट भी बना लीजिए और इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। यह बात ध्यान में रखना कि इनके नाम में अगर हमारा प्यूरिन से कोई भी न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा है तो उसमें लास्ट में O साइन जुड़ेगा और जब भी पिरिमिडीन से कोई भी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा न्यूक्लियोसाइड का तो उसके लास्ट में आयोडीन जुड़ता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बस इतना ही अंतर है कि यहां पर जैसे ये 4th नंबर का कार्बन है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक 5वें नंबर का कार्बन है, तो जो हमारा फास्फोरिक एसिड आएगा वह इस 5वें वाले नंबर के कार्बन पर अटैक करेगा। एक तो इस पर अटैक करेगा और दूसरा 3 नंबर के कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो ये 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, तो उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज के अगर नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो और सफल होते रहो।